गो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कल के क्लास में जो पढ़े थे खाली ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कैसे एक 2/2 या फिर सॉरी मतलब कैसे लीनियर इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके सॉल्व कर देते हैं ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यही दो आपके सिलेबस में है बस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल आपको एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल आपके सिलेबस में है। और रिकॉल करने के लिए बेटे सपोज एक 3 वेरिएबल का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये जो सिस्टम मुझे दे रखा है, ये जो सिस्टम एंटायर सिस्टम है जो दे रखा है जिसमें 3 लीनियर इक्वेशन है, आपको देखना होगा सब में फॉर्मेट कैसा होता है कि सब में पहले x टर्म फिर y टर्म फिर z टर्म रहना चाहिए, पहले x फिर y फिर z, x y z। और सारे कांस्टेंट्स राइट में रहना चाहिए, सारे कांस्टेंट राइट में नीचे रहना चाहिए, लेफ्ट में कोई भी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, सारे कांस्टेंट को राइट में लाना होगा। तो ऐसे फॉर्मेट में जब आपको सिस्टम देता है तो आप इसको सॉल्व करते हो, तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा ना, इसको पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं ना। मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले सारे जो कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के, पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 b1 c1 उसको पहला रो में लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन का कोफिशिएंट्स a2 b2 c2 उसका दूसरा रो में लिखते हैं, और तीसरा जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स a3 b3 c3 उसको तीसरा रो में लिखते हैं। ये बना मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें आप तीनों के तीनों वेरिएबल को कॉलम में रखोगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 d3। तो ये गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप में आपको जो सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम को ऐसे दे रखा है, आप उसको बस मैट्रिक्स इक्वेशन में दिखा रहे हो और कुछ नहीं। रिप्रेजेंट द सिस्टम इन मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्मेट। और ये जो पहला मैट्रिक्स है जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको कैपिटल ए बोलते हैं, और ये जो दूसरा जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आया कैपिटल बी, है ना। तो दिस ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते थे बेटे, स्टेप 2 में कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे। ए का डिटर्मिनेंट मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे। स्टेप 3 बेटे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मींस व्हाट, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। और अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर हो गया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, मींस यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर बेटे, जो कि यही आपका सिलेबस में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, हमेशा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आएंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 हो जाता है तो दो अलग अलग केसेस पढ़ाया था जिसको लास्ट में ब्रीफली रिकॉल करवा दूंगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जितने आएंगे आपको यूनिक सोल्यूशन सिर्फ आपके सिलेबस में है। सारे लॉन्ग क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपके सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन जरूर निकलेगा, सिलेबस में वही है लॉन्ग क्वेश्चन में। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए गारंटीड नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 आने के बाद स्टेप 4 में क्या करते हैं बेटे, स्टेप 4 जो इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन लिखे हुए एक्स इज इक्वल टू बी, तो डायरेक्ट अभी लिखेंगे हम। आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रहे थे कि समझने के लिए, अभी डायरेक्ट लिख लेंगे। आपको पता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल है ना, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, इट इज इन्वर्टिबल, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट में लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू, याद रख लो, ए इनवर्स इंटू बी। डन। और यही आपका है क्या बेटा, सॉल्यूशन इक्वेशन। यही है सॉल्यूशन इक्वेशन, सॉल्यूशन। यहां तक आपको करना है, पूरा इतने स्टेप से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अरे याद है ना कल पढ़े थे सब। यस अच्छा, सर। यस सर। ओके। और बेटे अगर रिकॉल करते हैं
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है, जिसको लेके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन केस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूनिक सोल्यूशन भी नहीं आएगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स निकालना होता है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट इनटू जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बी निकालना होता है। अगर वो बेटे नॉल मैट्रिक्स नहीं आता है, ठीक है ना, उसके बाद फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, और अगर वो बेटा नॉल मैट्रिक्स नहीं आता है देन नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन। और अगर बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉल आ गया तो आइदर नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये बस आपको खाली समझना है, इसको लेके लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। गेट इट और नॉट? तो ध्यान रखा करो। तो क्योंकि हम जब सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो तीन तरह का सोल्यूशन आता है, या तो आता है यूनिक सोल्यूशन, या तो आता है नो सोल्यूशन, या तो आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो जाके आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और कैसे मिलेगा, ये प्रोसेस से। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो आपको आइदर नो सोल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। वो पता चलता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करके, जो कि क्वेश्चन में नहीं आएगा। अच्छा आगे चलते, ठीक है ना। अच्छा यस सर। तो बेटे ये है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.6 आपको कल दिया था, उसका क्वेश्चन नंबर 16 वाला वर्ड प्रॉब्लम है ना, जो कि जिससे आसान सवाल और कुछ हो ही नहीं सकता, एक्सट्रीमली इजी। बस देख लो क्या है सवाल, कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat, 2 kg rice is 60 rupees. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90 rupees. 6 kg onion, 2 kg wheat, 3 kg rice is 70 rupees. मतलब टोटल समझ में आ रहा है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। इस सवाल स्कूल में कर रहे थे, बस आपको जैसे नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसे कर रहे थे, लेकिन अब बस मैट्रिक्स लगाना है। तो फिलहाल सवाल में आपको जो तीनों आइटम ओनियन, व्हीट एंड राइस, ये तीनों का पर केजी प्राइस पूछा है। तो लेट 1 kg ऑफ ओनियन, बेटा पहले ओनियन है, फिर क्या है बेटा व्हीट है, फिर क्या है बेटा राइस है ना। लेट 1 kg ऑफ ओनियन, व्हीट एंड राइस कॉस्ट x, y एंड z रुपीज रेस्पेक्टिवली। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस और आपको यही एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बेटा उसने बोला है कि 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट, 2 kg राइस का टोटल प्राइस है बेटा 60 रुपीज। तो बेटा 1 kg ओनियन का प्राइस है x रुपीज, तो 4 kg का कितना होगा बेटा 4x रुपीज। 3 kg का व्हीट, बेटा 1 kg का व्हीट का प्राइस है y रुपीज, तो 3 kg व्हीट 3y रुपीज। 1 kg का राइस का प्राइस है z रुपीज, तो 2 kg राइस का प्राइस है 2z रुपीज। तो मिला के टोटल वो बोल रहा है कि 60 रुपीज। उसी तरह सेकंड वाले बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस, मतलब 2x 2x 4y 6z is equal प्लस to 90 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। 90 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट, 3 kg राइस, 6x 6x 2y 3z is equal to 70 इज इक्वल टू 70। बस आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है आपको। और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए जो सिस्टम दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का जो सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम को आपको मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करें, क्योंकि वो बोला है कि बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है, राइट? पता है क्या करना है, पहले क्या करना है बेटे, स्टेप 1 क्या करना है बेटे, एक्स रिप्रेजेंटिंग इट इन, x is equal to b यस, रिप्रेजेंटिंग एज मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको पहले मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्मेट में दिखाना है ना। मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्मेट में बेटे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, सारे जो पहला जो इक्वेशन है उसको, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 4 3 2, उसको पहले रो में रखो। दूसरा का 2 4 6, तीसरा का 6 2 3, दिस मैट्रिक्स xyz इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड is equal to 60 90 70 इक्वल टू 60 90 70।
और ध्यान देना है आपको कि सारे इक्वेशन में पहले x फिर y फिर z रहने चाहिए, जो कि है यहाँ पर, और कांस्टेंट राइट में रहना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद बेटे क्या होगा, दिस इज a डिटर्मिनेंट ऑफ एंड दिस इज x इज इक्वल टू दिस इज b। आपको लिखना नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि where a इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब ऐसा लिखते हो ना तो समझ में आ जाता है आप क्या लिखे हो, समझ में आ जाता है। क्लियर है ना, सिंपल सा बात है। तो अभी क्या करना है बेटा, Yes. कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है ना, आप खुद करोगे। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट है ना। और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स भी निकालना होगा, है ना। फाइंड ए इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना, आपको पता है ए इनवर्स आ गया। फिर आपको लिखना है कि हमें पता है कि x इज इक्वल टू बी, तो x क्या होगा बेटे, ए इनवर्स 1 इंटू by बी, a डिटर्मिनेंट इनटू ए एडजॉइंट। इनवर्स इंटू बी, दोनों मल्टीप्लाई करना है। और ध्यान रखना है बेटे, जो ए इनवर्स तो यहाँ पर निकालोगे, ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अंदर पहले से नहीं लेना है, बाहर रखो। क्योंकि ये बेटे एक फ्रैक्शन अगर आया होगा, अगर अंदर ले जाओगे तो ये एडजॉइंट का जो एलिमेंट है वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, और आपको अल्टीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर किसी भी मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आ गए तो थोड़ा मुश्किल होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लाई रो कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर है इसको लास्ट तक वैसे ही रखो, बस ऐसे ही लिख लो, 1 डिटरमिनेंट अभी जो भी आया है इंटू एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लो, और इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट को स्केलर मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपको ये लास्ट को इसको खोल दोगे कि दैट इंप्लाइज बेटे जो कैपिटल एक्स हो क्या है, एक्स वाई जेड। और बेटे ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा 3/1 का। तो जो 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा उसमें 3 एलिमेंट ऐसे रहेंगे, मानो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पी क्यू आर ऐसे आ गए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू पी, वाई का वैल्यू क्यू, जेड का वैल्यू आर। मतलब 1 kg ओनियन का प्राइस पी रुपीज, व्हीट का 1 kg व्हीट का प्राइस क्यू रुपीज, 1 kg राइस का प्राइस आर रुपीज। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब ये वाला सवाल को बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 15 वही एक्सरसाइज 4.6 का। और सवाल को आराम से देखो, आराम से देखो, बिल्कुल तरतर नहीं होना है। बोला है कि इफ दिस मैट्रिक्स आपको दिया है, ए इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स दिया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। फिर बोला है फाइंड ए इनवर्स, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला है। फिर बोला है यूजिंग ए इनवर्स, जो या इसका जो इनवर्स निकाले उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन को, ये सिस्टम को सॉल्व करना। अब कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ तो चक्कर है। ये बोल रहा है कि इसका इनवर्स को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें, चक्कर तो कुछ है। जरा बेटे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जरा ऑब्जर्व करो। आपको जो सिस्टम दिया है ना, वो सिस्टम के जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, पहले देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ही है। ये जो सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दिमाग में देखो क्या होगा, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। वेल यस सर। ये तो कोई अलग नहीं है, बल्कि वो ये तो कुछ अलग नहीं है, बल्कि इसी सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही दे रखा है, और उसी का इनवर्स निकालने के लिए बोला है। देखो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली आप एक जगह पर इनवर्स निकालोगे ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, वैसे ही निकालते। अगर ये ना भी देता तो आप निकालते भी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वो बस सवाल में दे दिया है कि पहले इनवर्स निकाल दो, इसका इनवर्स पहले से निकाल दो, फिर डाल दो बस x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, जो इनवर्स इधर निकाले हो उसको बस लाके डाल दो इधर, काम खत्म। क्लियर और नॉट? हाँ तो करते हैं इसको। Yes, sir. हाँ तो बेटे देखो यहाँ पर बेटे a दे रखा है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 2, है ना, ये आपका a है। तो आपको क्या करना है, पहले बेटे फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बेटे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -1। -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब चेक कर लो, खुद कैलकुलेट कर लो -1 आ रहा है कि नहीं। 2 ×
अरे देख लो 2 into 4 माइनस माइनस 4 है ना, मतलब 8, और ये माइनस माइनस +3 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 6 माइनस माइनस 4 है ना, मतलब 10, फिर ये +5 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 3 माइनस 2 है ना, मतलब 1। तो कितना आ रहा है बेटे? अरे तुम्हारा -1 कैसे आ गया? कहीं मेरा कुछ गलती हुआ क्या? 2 into 4 माइनस माइनस 4 8 होगा, और ये माइनस माइनस कैसे आया तुम्हारा? 6 सर माइनस मैं माइनस। कॉलम रो 3 के साथ एक्सपांड करेंगे तो वही तो आ रहा है सर। ऐसे कैसे आएगा भाई? कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलावा एक्सपांड करो एक ही डिटरमिनेंट तो आएगा। और कैसे आया तुम्हारा? 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 12 माइनस -10 10, फिर -1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो -8 -8 -8 -15 -8 -15 मतलब -23, और ये -1 है मतलब वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 into 4 -9 वो भी तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स तीन है, तीनों के तीनों तो सर पॉजिटिव आ सर रहे हैं। क्वेश्चन सर मैं क्वेश्चन सर आप हाँ, क्वेश्चन गलत लिखे हैं सर। ओ क्वेश्चन वो गलत 1 लिखा। 1 -2 है सर। -2। ओ हो आप हो खाली 2 लिख दिए हैं। हो सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, तब कर दो उसको -2 करके करो। हाँ, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना, और देखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा अभी क्या करोगे बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले तो सारे एलिमेंट के ए का सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद बेटे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या करना है बेटे कि जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होंगे ए का, उनको पहला कॉलम में लिखना है, दूसरा रो के कोफैक्टर्स को दूसरा कॉलम में लिखना है, तीसरा रो के कोफैक्टर्स को तीसरा कॉलम में लिखना है। तो आपको मिल जाएगा आपका एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद ए इनवर्स निकाल दोगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और जैसे कि मैंने बोला था बस वैसे ही रखना है, मतलब इसको अंदर लेकर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है ना। और उसके बाद ये जो सिस्टम आपको दिया है, सिस्टम क्या दिया है बेटा? ये दिया है ना। और उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स इक्वेशन में 2 -3 5 3 2 3 2 -4 -4 1 1 -2 1 1 -2 दिस इनटू XYZ XYZ इज इक्वल टू 11 11 -5 -5 -3। -3, ठीक है। और यही तो आपका जो मैट्रिक्स ए दिया है, यही तो आपका यही दिया है। तो दिस इज ए इंटू दिस इज एक्स इज इक्वल टू दिस इज सपोज बी, ठीक है। और आप यहाँ इसके बाद क्या करोगे बेटे ना? वी नो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि बिगिनिंग से आप चेक कर चुके हो, यहाँ पर चेक कर चुके हो। तो बेटे एक्स क्या होगा? मैंने बोला था याद रखने के लिए, एक्स क्या होगा? ए इनवर्स बी, है ना। दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करने से कल किए थे। तो बस आपको ए इनवर्स मिल चुका है, बिगिनिंग में निकाल चुके हो, उस ए इनवर्स को यहाँ पर बी के साथ बस मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म, और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है ना? मतलब यही जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स जो बाद में यहाँ पर मतलब निकालते, उसको बिगिनिंग में आप निकाल दिए। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या दिया है बेटे? ये सिस्टम दिया है और बोला है कि इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको फील आ जाए कि मतलब बाकी के मतलब कल 3/3 का एक 2/2 का एक कर दिए थे, फिर भी फिर से दोबारा रिपीट करने के लिए मतलब रिकॉल करवाने के लिए इसको मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। और इसको अगर कर दूंगा तो याद आ जाएगा कैसे कर रहे थे। अच्छा बेटे 3/3 का सिस्टम है, और जैसे कि मैंने बोला था बेटा आपका जो सिस्टम है उसमें जो मतलब जो इक्वेशन है, उनके जो वेरिएबल पहले एक्स फिर वाई फिर जेड रहने चाहिए, और बेटा सारे कॉन्स्टेंट्स राइट में होने चाहिए, है ना। वैसे देख लेना, क्योंकि बेटा कभी कभी आपको टेस्ट करने के लिए जिसने पेपर सेट किया होगा वो ऐसे कर दिया होगा, देखो बेटा वो ऐसे सवाल दे देगा जानबूझ को कंफ्यूज करने के लिए। पहला वाला इक्वेशन सही से देगा, मानो ऐसे दे दिया, पहला वाला इक्वेशन सही से दे देगा, दूसरा वाला इक्वेशन भी मानो सही से दे दिया है, तीसरा वाला इक्वेशन कैसे देगा? देखो तीसरा वाला इक्वेशन ऐसे दे देगा,
और बोलेगा सॉल्व दिस। तो आप तो ठहरे मतलब पूरा बैटल ग्राउंड को उतर गए है ना, पूरा मतलब हथियार पकड़े हो, पेन पेपर हथियार पकड़े हो, पूरा उतर गए बेटे पूरा बैटल ग्राउंड को, सीधा लिखना शुरू कर दिए हैं। हैं थ्री जी 1 2 3 3 4 -5 3 -5 7। अबे पहले देखो तो है ठीक है कि नहीं, अरे समझ रहे हो, वो जानबूझकर आपको Yes, देगा टेस्ट करने के लिए। yes, थर्ड sir. Yes, sir. थर्ड इक्वेशन में बेटे पहले वाई फिर एक्स फिर जेड दिया है, जो कि गलत फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है बेटे, पहले उसको सजाना है, उसको सजा के लिखो पहले। -5x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 7। अब करो, अब लो कॉपी से, ये नहीं इसको भूल जाओ, ये तीनों को लेकर करो। 1 2 3 3 4 -5 -5 3 7। और जानबूझकर कभी कभी वो क्या करेगा, ऐसा दे देगा, एक दे देगा ऐसा, मतलब दे देगा 3x -5y -9 इज इक्वल टू 0। मानो ये 3 वेरिएबल में ही एक दे दिया है। तो आप क्या करोगे, धड़ाधड़ 3 -5 -9 कोफिशिएंट। अबे नहीं, ये -9 कांस्टेंट है, जिसको जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसको राइट में ले लो, इक्वल टू 9 कर दो उसको, है ना, राइट में ले जाओ। अब देखो इसमें जेड बिल्कुल है ही नहीं, तो जेड का कोफिशिएंट 0 है। अब समझ में आया ना मेरे बात? हाँ। ओके। तो ये जो सिस्टम आपको दे रखा है, इसको पहले मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्मेट में हम लिखेंगे, है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्मेट, रिप्रेजेंटिंग इन मैट्रिक्स इक्वेशन, रिप्रेजेंटिंग इन मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखते हैं, क्या होगा बेटे, 2 कोफिशिएंट में 2 1 1 1 -2 -1। बेटे यहाँ पर x नहीं है, मतलब x कोफिशिएंट 0 है ना, 0 3 -5 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 3/2 9। अरे गॉट इट। तो Yes, sir. दैट इम्प्लाइज बेटे, इसको हम क्या लिखें बेटे, कैपिटल ए और ये कैपिटल एक्स और ये क्या है बेटे, कैपिटल बी, है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना है, उसके लिए पहले तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बेटे ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब जाके हमारा प्रोसेस से हम यूनिक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो बेटा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दो केसेस आएंगे, या तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, वो अलग बात है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आने से ही आपका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 इसका डिटर्मिनेंट। थोड़े ज्यादा कुछ, अरे सब सही लिखा हो ना, नंबर देखो, नंबर देखो, अभी देखो सही लिखा हो नहीं। हाँ? हाँ। Yes, sir. बेटे प्लस Yes, माइनस sir. प्लस प्लस माइनस प्लस, है ना, फर्स्ट रो के अलावा पर बिल्कुल प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, तो 2 इंटू बेटे यू माइनस यू, है ना बेटे, 10 -3, है ना, मतलब 10 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 13, है ना। फिर देखो बेटे -1 इंटू, इसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, बेटे यू माइनस यू, है ना, मतलब -5, देखो -5 -0, है ना, मतलब -5। बेटे फिर +1 इंटू, बेटे 1 का रो कॉलम डिलीट करो बेटे, यू माइनस यू, है ना, 3 -0। तो कितना है बेटे ये 20, ये कितना 26, और ये -5 इंटू -1 +5 और ये +3, तो कितना आता है बेटे 34, राइट। 26 + 5 31, 31 + 3 34। अरे गॉट इट और नॉट, व्हिच इज व्हाट, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, ए इनवर्स exists, means system has unique solution। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हाँ हाँ। Yes, sir. तो बेटा अभी Yes, क्या sir. करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए पहला क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है ना। हाँ तो बेटे मैट्रिक्स ए फिर से दोबारा बता दो जरा, मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या दिया है ना, 2 1 1 2 1 1, फिर 1 -2 -1, फिर 0 3 -5, राइट, 0 3 -5, ये दे रखा।
अब हमें क्या करना है बेटे, इसके जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर निकालना होगा। टू का कोफैक्टर को, टू का रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, है ना। तो सबका कोफैक्टर निकालना है बेटे। इसका पहला वाले जो टू का कोफैक्टर को क्या लिखा है बेटे, C11। आप बोलोगे सर कैपिटल A11 क्यों नहीं लिख रहे, लिखने से कोई पाप हो जाए क्या? नहीं, पाप तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पाप नहीं होगा। बस आप शायद आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं अपने सेहत के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कंफ्यूज हो गए मेरा सेहत बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप घर में अगर एक्सपेरिमेंट कर, बेटे कैपिटल ए इस्तेमाल कर चुका है ना इसका नेमिंग के लिए, तो मैं को फैक्टर को सी से डिनोट करता हूँ। आप ए बी, A11, A12, A13 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बेटे टू का को फैक्टर जो है, को फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकाला जाता है बेटे, माइनर, है ना, पहले माइनर निकाला था। अरे समझ रहे हो ना, को फैक्टर के लिए पहले माइनर निकाला था। अरे रो नंबर कॉलम नंबर मिलाने से यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेन की ऑड, इवेन हो रहा है। तो को फैक्टर क्या होगा बेटा, माइनर के साथ बराबर होगा, है ना, क्योंकि अगर रो नंबर कॉलम नंबर एलिमेंट का मिलाने से अगर इवेन आता है तो को फैक्टर माइनर के साथ बराबर होता है। क्लियर है ना? अच्छा, यस सर। तो भाई टू का माइनर निकालना है बेटा, टू किसी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उसका रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, है ना, डिलीट कर दो। डिलीट कर देने के बाद जो छोटू सा डिटर्मिनेंट आपके सामने प्रकट होते हैं उसी को भाई निकाल दो, है ना, वही उसका माइनर है। तो टू के रो कॉलम को डिलीट करते ही ये छोटू सा जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या होगा बेटे, यू माइनस यू, है ना, मतलब 10 माइनस माइनस 3, मतलब कितना होगा बेटे, 13, है ना, 13। C12 इसका, अच्छा बेटे C12 क्या होगा, माइनस M12 होगा, क्योंकि रो कॉलम मिलाने से ऑड हो रहा है, तो यहाँ पर को फैक्टर माइनर का नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटे आपको इसका माइनर निकालने के लिए उसका रो कॉलम डिलीट करो, सिंपल बेटे, यू माइनस यू, है ना, 1 × -5 माइनस ये क्या होगा, 0, है ना, मतलब -5, है ना। अच्छा, तो माइनर आया -5 और आगे एक माइनस ऑलरेडी है ना, कितना हो जाएगा, +5। देखो बेटा, अगर आपका मैट्रिक्स में बहुत सारे जीरो आ गए ना बेटे, तो तब बहुत खुश हो जाना है, कि जितने जीरो होंगे उतने आपको कैलकुलेशन कम पड़ेगी, है कि नहीं। सी यस वन सर। C13 क्या होगा बेटे, M13 का सा बराबर होगा, रो नंबर कॉलम मिला से इवेन हो रहा है, तो ये 1 का माइनर, इसका रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो बेटे, यू माइनस यू, 3 - 0, 3 - 0 कितना होगा, 3, माइनर कोफैक्टर तो इक्वल है तो कोफैक्टर भी 3, क्लियर है ना। हाँ, उसके बाद C21 निकालोगे, C21 क्या होगा बेटे, 8। 1 का कोफैक्टर, अच्छा 1 का जो जो कोफैक्टर C21 वो क्या होगा बेटे, नेगेटिव M21, है ना, क्योंकि 21 मिलने से ऑड हो जा रहा है। हाँ बेटे, उसका रो कॉलम डिलीट करो, करने से बेटे यू माइनस यू, है ना, मतलब -5 -3, -5 -3 कितना, -8, और ये आगे एक माइनस है, तो माइनस -8 कितना हो जाएगा बेटे, +8। C22, -10। C22 क्या होगा बेटे, M22 के साथ बराबर होगा, क्यों, रो नंबर कॉलम मिलाने से क्या हो रहा है, इवेन हो रहा है। हाँ, तो बेटे इसका रो कॉलम डिलीट करो, रो डिलीट किया, कॉलम डिलीट किया, तो क्या होगा बेटे, -10 -0, तो -10, तो -10। C31 निकालते हैं, थर्ड और फर्स्ट कॉलम इसका को फैक्टर, तो इसका को सर C23 और 2 3 नहीं निकाला क्या, अच्छा सॉरी, से -6 होगा। हाँ, C23 निकालते बेटे, C23 क्या होगा बेटे, नेगेटिव M23, है कि नहीं। हाँ, तो बेटे आपको -1 का माइनर पहले निकालना होगा, -1 का रो कॉलम डिलीट कर दो, तो कितना होगा बेटे, 6 - 0, है ना, तो 6, माइनर आया 6 और आगे के माइनस लगा है, तो -6। C31 कितना है बताओ, C31 बताओ, C31 क्या होगा, M31, हाँ बताओ रे, 0 का रो कॉलम डिलीट करो, -1 और -2, मतलब -1 + 2 मतलब 1, है ना, माइनर आया 1, तो को फैक्टर अभी 1, है ना बेटे, समझ रहे हो। यस C32, सर। C32 क्या होगा, किसका, C32 क्या होगा, -M32, है ना, माइनर का नेगेटिव, क्योंकि बेटा रो नंबर कॉलम मिलाने से ऑड हो रहा है ना। अच्छा, तो 3 का रो कॉलम डिलीट कर दो, -2 -1 कितना होता है, -3, है ना, और आगे का माइनस लगा है, कितना हो जाएगा, +3, और एक बचा वो C33,
C3 क्या होगा बेटा, M3 कैसा बराबर होगा, क्योंकि 3 + 3 6 होता है। -5 का रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, -2 -4 -1 है ना, मतलब -5 -5 हो गया बस। तो कोफैक्टर आगे, अभी सारे कोफैक्टर लेने के बाद एडजॉइंट लिखने हैं। अच्छा देखो जो एडजॉइंट ऑफ है, आपको क्या करना है ना, जो पहला रो के जो एलिमेंट्स है उनका जो कोफैक्टर्स है उनको पहला कलम करके लिख लो, मतलब C11 C12 C13 को कॉलम में लिखो, 13 कॉलम में लिखो, 5 3 है ना। फिर दूसरा रो के जो कोफैक्टर है उनको दूसरा रो में लिखो, मतलब 8 -10 -6 है ना, 8 -10 -6। तीसरा रो के जो कोफैक्टर है क्या है, अरे समझ रहे हो, यस सर। 8 -10 -6, 8 -10 -6। तीसरे का क्या होगा बेटा, 1 3 -5, उसको तीसरा कॉलम करके लिखो, 1 3 -5। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ तो बेटा ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, बताओ बताओ, दोबारा बता दो। 34 है ना, 34 है, तो 1 बाई 34 इंटू दिस मैट्रिक्स है ना, 13 8 1, 13 8 1, फिर 5 -10 3, फिर 3 -6 -5, 3 -6 -5। बस समझ में आ रहा है मेरा बात, हो गया। अब देखो यस इसको सर। इसको अंदर लेके अननेसेसरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब में स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा मैट्रिक्स। तो बेहतर है आप इसको वैसे ही रहने दो। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपको, कौन सा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा बेटे ना, x इज इक्वल टू आपका b है, तो बेटे x क्या होगा, a इनवर्स b, याद रखना है इसको। a इनवर्स तो आ गया है, क्या आ गया बेटा, 1/34 इंटू ये जो मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स आया था वो बताओ जरा, याद रख लो बेटे। 13 8 1 5 -10 3, 13 8 1 5 -10 3, 13 8 1 5 -10 3, फिर 3 -6 -5 है ना, 3 -6 -5, 3 -6 -5 इंटू बी, बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपका क्या है वो, 1 3/2 9 है ना, 1 3/2 9, 1 3/2 9। हाँ तो बेटे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको, कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा बेटे, है ना। हाँ बेटे 3 एलिमेंट ऐसे रहेंगे, पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेगा बेटे, पड़ेगा बेटे प्री फैक्टर का फर्स्ट रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, है ना। 13 जा 1 प्लस 8 जा 3/2 प्लस 1 जा 9, 13 जा 1 कितना 13, प्लस 8 जा 3/2 कितना होगा रे, 8 जा 3/2, 2 कटेगा 4 12 है ना, हेलो 12 होगा ना, हाँ प्लस यस 1 सर। इंटू 9 यस कितना सर। हो जाएगा, 25 प्लस 9 कितना होगा 34। ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, ये वाला एलिमेंट ना प्री फैक्टर का सेकंड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 प्लस -10 इंटू 3/2, बेटा -10 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा, 2 से कटा तो 5 5 जा 3 15 -15 है ना, प्लस 3 जा 9 27, अरे समझ रहे हो, 27 प्लस 5 कितना होगा 32, 27 प्लस 5 कितना 32, 32 माइनस 15 कितना होगा बताओ, 17 है ना, 17, अरे समझ रहे हो, यस सर। ओके। फिर ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्री फैक्टर का थर्ड रो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम, 3 जा 1 3 प्लस -6 इंटू 3/2 कितना होगा बेटे, -9 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से कटा 3 3 जाते -9, और ये -5 इंटू 9 कितना -45 है ना, -51। हाँ कितना आ गया -51, हाँ यस सर। ये आ गया -6 -6 -51, वेरी गुड, तो -51 51 आया नहीं,
अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं बेटे। देखो अभी ये स्कालर लेके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये पहला बेटा क्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 17/34, कितना हो जाएगा ये 1/2, 1/2 तीसरा क्या होगा बेटा -51/34, बेटा 17 से काटो, 17 जा 2, -3/2 -3/2 है ना। तो आपका जो मैट्रिक्स एक्स आया ये, और एक्स मैट्रिक्स है क्या बेटा असलियत में ना एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स क्या है बेटे, इज इक्वल टू 1/2 -3/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू -3/2 हैं। अरे समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। यस सर। हाँ यस सर। ओके। यस सर। अच्छा तो ओके, प्रैक्टिस करो बेटे, पूरा एक्सरसाइज 4.6 को खुद से प्रैक्टिस करो। और ओके अकॉर्डिंग टू मी, ओके ठीक है। ये सवाल को बेटे देखो एग्जाम्पल 33, ठीक है ना, एग्जाम्पल 33, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 33 वाला सवाल है। और इस सवाल को थोड़ा गौर करके देखो, ये सवाल मतलब एक्सट्रीमली इजी है। बस आपको ये सवाल अगर समझ गए, बाकी इससे सारे सवाल भी आप कर लोगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट के बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ, कल आप में से बहुत सारे इवनिंग क्लास में तो नहीं आए थे, तो जो इवनिंग क्लास में आए थे उनको मैंने पढ़ाया था। अभी समझ लो कि बेटा मानो मेरे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर का ए बी, मानो मेरे पास दो सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब बेटे ए बी दोनों एक दूसरे का इनवर्स कब कहलाते हैं, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, राइट। दोनों ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हैं, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स किस कंडीशन में होते हैं, अगर ए इंटू बी इंटू ए अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको सपोज मुझे मेरे पास ये ए बी दोनों हैं, तो मैं क्या किया ना ए बी निकाला, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं क्या किया ना ए बी निकाला, और निकालने से मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानो आ गया। तो क्या इसका मतलब उसके बाद मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या बी ए भी आई हो रहा है क्या, मतलब ए बी बी ए दोनों आई होंगे तो ही इनवर्स होगा, ये तो सही बात है। लेकिन क्या मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या बी ए भी आई हो रहा है कि चेक करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। ये मैंने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाते हुए बोला था। अगर बेटे दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी, अगर ए बी आई आ जाता है तो ऑटोमेटिकली बी ए भी आई आ जाएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। उसी तरह अगर बी आई आई आ गया तो ऑटोमेटिकली ए बी भी आई आ जाएगा। अगर ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई किया अगर आई आ गया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बी ए भी आई आ जाएगा। या फिर अगर बी आई आ गया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ए बी भी आई आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपको ये ए बी दोनों दिया है और आपको ये जानना है कि क्या वो एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं। दो मैट्रिक्स दिए हैं ए बी, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और आपको ये जानना है क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं। तो या तो आप ए बी निकालो या फिर बी ए निकालो, कोई एक निकालो। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ गया काम खत्म, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, काम खत्म, यस दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऑटोमेटिकली ए बी आई हो जाएगा तो बी ए भी चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, इसको यहाँ पर अभी इस्तेमाल करेंगे, यस सर। इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। सवाल जरा पढ़ते हैं बेटे। सवाल में बोला है कि यूज द प्रोडक्ट, बेटे यहाँ पर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको दिया है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दिस मैट्रिक्स टाइम्स दिस मैट्रिक्स, यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये जो बेटे जो सिस्टम दे रखा है, इक्वेशन का जो सिस्टम दे रखा है, इसको सॉल्व करो यूजिंग दिस प्रोडक्ट, यूजिंग दिस प्रोडक्ट। क्या है, क्या चीज है क्या। अच्छा पहले तो देखते हैं क्या कुछ चक्कर है क्या, क्या कोई कुछ है क्या इसमें। अगर वो समझ गया ना बेटे, इसके तरह सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। जरा देखो बेटे, इसका जो
पहला मैट्रिक्स दिया ना बेटे, प्रोडक्ट में जो पहला मैट्रिक्स दिया है क्या दिया बेटा, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, राइट। अगर आप गौर करो ये तो इस सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा जरा बताओ। 1 -1 2 0 बेटा x का 0 0 2 -3 3 -2 4। मतलब चक्कर चक्कर पहले समझा रहा हूँ ना। इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है सिस्टम का, ये पहला वाला मैट्रिक्स है जो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बोला है। क्लियर नॉट? तो इतना तो मेरे दिमाग में रह गया। क्लियर? ठीक है, ओके। यस सर। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, मानो मैं उसमें से जो पहला मैट्रिक्स उसको ए बोल देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू दिस 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स उसमें बी बोलता हूं, बी दे रखा है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब आपको बोला है कि ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा आपको। ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना ही होगा। करके देखते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट क्या आता है जिसको हम इस्तेमाल आगे करेंगे। तो पहले तो देखते हैं प्रोडक्ट आता क्या है। तो पहले ये भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बेटे लिख देते हैं पहले 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 into b क्या दे रखा है बेटे, -2 0 1 फिर 9 2 -3 फिर 6 1 -2। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई स्टार्ट करो बेटे। 3/3 दोनों मल्टीप्लाई करने से 3/3 आएगा, तो उसके 9 एलिमेंट रहेंगे। यूं 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 करके 9 एलिमेंट रहेंगे। पहला एलिमेंट क्या होगा बेटे, प्री फैक्टर का फर्स्ट रो, पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। 1 × -2 प्लस -1 × 9 प्लस 2 × 6 कितना होगा बेटे, जल्दी बताओ। 1 आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो 1 आ रहा है क्या। -2 -9 प्लस 12 -2 -9 प्लस 12 कितना होता है, -2 -9 प्लस 12 -11 प्लस 12 1 होता है। वेरी गुड। ये वाला एलिमेंट कैसे में निकल मिलेगा बेटे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो हमें अभी कुछ रिजल्ट पता नहीं है, आई डोंट नो द रिजल्ट। मुझे ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे पता है, आपको नहीं पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन तो न्यू है। तो आप अगर आज ए स्टूडेंट इसको ट्राई करते हो, रिसर्च के ओरिएंटेड होकर अगर ट्राई करते हो, सपोज आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, जहां पर, जो कि सही बात है कि टीचर आपको बस कॉन्सेप्ट समझा देगा, आप खुद से करोगे, तो आप इसको घर में कैसे अटेम्प्ट करते, और जो जिससे कि आपको फ्यूचर जिंदगी भर ये चीज याद रहेगा। तो बेटा आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई, ये दोनों को 1 आया, ये दोनों, ये एलिमेंट क्या आएगा बेटे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो। 1 × 0 0 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 1 कितना आ रहा है बेटे, 0 आ रहा है क्या, चेक करो, अरे चेक करो, 0 आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। बस फर्स्ट तो रो उसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करो 0, ये भी 0 और ये भी आएगा 1, ये आएगा 0। आप खुद देख सकते हो, घर में खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो बेटे ये मैजिक हो गया, पूरा आबरा पूरा मैजिक हो गया। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई किया, निकला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये जो दोनों मैट्रिक्स दिया था, जिसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बोला था, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो बेटे मेरा वर्डिंग को समझो, मेरा वर्डिंग को समझो, लैंग्वेज को समझो, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया आई। तो बोला ना, क्या लिख देंगे डायरेक्ट, देयरफॉर ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, ऑटोमेटिकली एक दूसरे का इनवर्स है। तो बेटे एक्चुअली में ये जो सिस्टम को आपको सॉल्व करना है ना बेटे, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको पता है आगे चल के आपको इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकालना ही है। निकालना है कि नहीं, निकालना है कि नहीं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। यस सर। और ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है, यही तो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो। और जिसका इनवर्स मिल गया, आपको निकालना जरूरी नहीं होगा, आगे चल के मिल गया, यही आपका कोफिशिएंट पहला वाला को। तो a इज इक्वल, तो b इज इक्वल टू
ए इनवर्स। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना होगा वो आपके सामने ही है। इसी का तो इनवर्स निकालना होगा और इसका इनवर्स यही है। अरे समझ रहे हो, यही है इसका इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्लियर और नॉट? हाँ, अरे समझ में आ रहा है कदम? अच्छा अच्छा, तो बेटे सिस्टम क्या दे रखा है, सिस्टम बताओ। x माइनस टू वाई, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू वन। अरे बताओ रे, x माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू कितना बेटे? वन। फिर टू वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू वन। ଅନୁଭା ପ୍ଲସ୍ थ्री एक्स Yes, ମାଇନସ୍ ଅନୁଭା ପାଠ ପଢା ହଉନି, ଟୋଟାଲି ପାଠ ପଢା ନାହିଁ। sir ପଢୁଛି sir, ୟାର ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ନା ପାଠ ଜମା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନି ତମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାର ଟୋଟାଲି, ନା କ୍ଲାସରେ ଆକ୍ଟିଭ, ନା ଡାଉଟ୍ ତମର ବାହାରୁଛି କିଛି, ନା କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ତମେ କେବଳ କ୍ଲାସ ଖାଲି ଆସୁଛ ବସୁଛ। that much contact you have with me only। 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? टीचर से दूर भागोगे तो टीचर आपके पीछे कभी नहीं भागेगा। रिमेंबर, टीचर कभी भी स्टूडेंट के पीछे अपने आप नहीं भागेगा, उसके लिए पहले स्टूडेंट को टीचर के पीछे भागना होगा। पानी जाता है, मतलब प्यासा जाता है पानी के पास, ही पानी जाता है प्यासा के पास? कौन किसके पास जाता है बताओ? सर प्यासा जाता है पानी के पास। हाँ, आप प्यासे हैं कि मतलब आप और हमें कौन पानी है कौन प्यासा है? आप प्यासे हो, हम पानी है ना? आपका फ्यूचर बनाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे पीछे आप भागोगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, बार बार आपको मैं कॉल कर रहा हूँ, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो फ्यूचर में बहुत मुश्किल में आओगे। अच्छा, तो बेटे इसका सिस्टम, ये जो सिस्टम लिखा है इसको बेटे पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखो, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखो। इसका क्या होगा, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन 1 माइनस 1 2, फिर 0 2 माइनस 3 है ना, फिर 3 माइनस 2 4, इंटू एक्स वाई जेड, अरे समझ रहे हो, इज इक्वल टू Yes, sir. 1 1 2। मेरा बात का बुरा मत मानना, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरा बात का बुरा मानोगे तो आपका नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। ओके, बस तो ये आपका है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको जिसको ऑलरेडी आप उसका नाम ए दे चुके हो ना, उसका नाम आप ऑलरेडी ए दे चुके हो, इसी का नाम तो ए दे चुके हो, तो उसको ए ही लिखो। क्लियर और नॉट? ए इनटू इसको एक्स। अब देखो बेटे, इसको मैं अभी बी नाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं और एक मैट्रिक्स को बी बोल चुका हूँ। सेम नेम के दो मैट्रिक्स हो सकते हैं क्या, है ना? तो इसका नाम कुछ और देते हैं तो क्लियर है ना, डी दे देता हूँ, क्या बोलते हो? सी भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसको को फैक्टर के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो डी देता हूँ। ठीक है? अच्छा, तो बेटे तो एक्स क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं बेटे, ए इनवर्स डी। अरे समझ रहे हो ना? हाँ, तो Yes, sir. ए इनवर्स निकाल चुके हो आप, ए इनवर्स ऑलरेडी आ चुका है। इनवर्स क्या है बेटे? बी है, जो कि आपका आया है, देखो है ना, ये वाला। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, यही आपका इन्वर्स है। -2 0 1 -2 0 1, फिर 9 2 -3 9 2 -3, फिर 6 1 -2 है ना, 6 1 -2 6 1 -2, बस दिस इंटू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स डी। डी क्या है बेटे? 1 1 2 है, 1 1 2, बस। Yes, ठीक है, ये -2 ना, -2 ना ये, हाँ -3 -2, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा आपके सामने। सॉरी 3/3 बोल रहा हूँ, 3/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा आपके सामने। तो मतलब 3 एलिमेंट रहेंगे, इसे कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, तो बेटे पहला एलिमेंट क्या मिलेगा बेटे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 +0 × 1 +1 × कितना होगा बेटे? -2 × 1 -2, और ये 0 छोड़ो, और ये +2, कितना हो जाएगा? 0। दूसरा वाला एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 9 + 2 11 -6 है ना, 9 + 2 11
-6, 11 - 6 कितना होगा 5। फिर ये तीसरा रो फर्स्ट कॉलम है ना, 6 + 1 -4 है ना, 6 + 1 कितना 7, 7 - 4 3 है ना। 3। हाँ, तो इसका मतलब आपका जो x है क्या बेटा, XYZ है, तो x का वैल्यू कितना है बेटा 0, y का वैल्यू है 5, z का वैल्यू है 3। देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ ये अच्छा, ओके।